हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9 का हिंदी का जो मिड टर्म के जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ना, उसी के रिगार्डिंग एक सैम्पल पेपर है जो डीओ ने इशू किया, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एसएसटी का प्रोवाइड किया है, ठीक है। बाकी जो जो आते जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करता चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपका जो ये पेपर है ना 3 घंटे का होगा और सेम पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। और इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 49 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप है, और ठीक है, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो केवल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मतलब जहाँ ऑप्शन बोला गया वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी रिटर्न में आपको आंसर लिखने होंगे, आपको पत्र लिखना होगा, आपको जो संवाद होता है वो करना होगा, ठीक है। निबंध लिखना होगा, वो हम इसमें अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये खंड आ है जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन अपठित अंश है, एक पैसेज दे रखी है। इसको पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। स्वस्थ भोजन की आदतें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम जानते हैं कि यह अरुचिपूर्ण है, मतलब अगर हम स्वस्थ भोजन खाएंगे तो कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, हमें स्वाद वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, भले वो स्वस्थ ना हो। लेकिन यह इस तथ्य को असत्य नहीं बनाता है। सौभाग्य से हम पहले से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, मतलब अब हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखने लग गए हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि जिम, योग, नियमित व्यायाम अब हमारे जीवन का हिस्सा है। कम से कम हम में से बहुत से लोगों के लिए, मतलब बहुत से लोग तो पक्का कर ही रहे हैं। जब हम खाने की अच्छी आदतों की बात करते हैं तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकांश के लिए भोजन शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद है। बहुत सारे जो वो यही मानते हैं कि भोजन शरीर को चलाने के लिए ईंधन नहीं है, बल्कि एक आनंद भी है। शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना असामान्य माना जाता है, मतलब गलत माना जाता है। स्वस्थ खाने की आदतों का मतलब है कि आप अपने आहार में जंक फूड को हटाते समय अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित तरीके से शामिल करें। मतलब जंक फूड को हटाएं और जो भोजन में हमें सब कुछ चाहिए उसे शामिल करें। हर पोषक तत्व आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने में एक भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट लें जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखना, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत, और क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो उसको सही करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और विटामिन जिनमें से कई आपके शरीर के विष सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब विटामिन जो होते हैं वो जहर को बाहर निकालने का काम करते हैं, ये समझ लीजिए। जब तक आप इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में दैनिक रूप से नहीं लेते, तब तक आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते। स्वस्थ भोजन की आदतें शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में मदद करती हैं, ठीक है। हमने पढ़ ली। अब पहला क्वेश्चन है, शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में कौन मदद करती है। आपको बताना है कि शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में कौन मदद करती है। जंक फूड की आदतें, स्वस्थ भोजन की आदतें, बासी भोजन की आदतें और स्वास्थ्य भोजन की आदतें, कौन सा। अगर आप में स्वस्थ भोजन की आदतें हैं तो आपको
ये बहुत बेनिफिट देगा। पहला क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया। आप खुद भी बताते रहना और मैच करते रहना कि आपके कितने सही निकले हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको आना चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पोषक तत्वों को नियमित लेकर, पोषक तत्वों को ना लेकर, फास्ट फूड लेकर या कच्ची भोज्य सामग्री खाकर। बताओ, आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कब करेंगे? जब आप पोषक तत्वों को नियमित लेंगे। ठीक है, इसका का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आप बताइए, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? वायु, लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट या जल? तो हमें देता है वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? अगर हमें बॉडी में बैलेंस बना के रखना है तो क्या चाहिए? वाहन चाहिए, सड़क चाहिए, घर चाहिए या सभी पोषक तत्वों का संतुलन? हमें चाहिए सभी पोषक तत्वों का संतुलन। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? बताओ, अगर शरीर को चलाने के लिए एक ईंधन भी है और है ना, तो वो कौन सी चीज़ है? बताओ, दौड़ना, सोना, घूमना या भोजन? तो भोजन की बात की गई है, भोजन आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके पहले के सारे आंसर ठीक होंगे। ठीक है, अब सेकंड देखिए, आपको यहाँ 2 काव्यांश दिए गए हैं और आपको केवल एक ही करना है, पर मैं यहाँ दोनों पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। आप भी दोनों कीजिए क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। मतलब यहाँ पर बचपन को याद कर रहा है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, क्योंकि बचपन में हमें बहुत खुशी होती है। चिंता रहित खेलना खाना, कोई चिंता नहीं, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खेलो, कोई पता ही नहीं कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, और कहीं भी इधर उधर जाना। कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। सच में बचपन बहुत महान होता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी, ओ चिथड़ों में रानी। ठीक है, मतलब झोपड़ी बनी है उसे, वहाँ पे चिथड़े, मतलब कपड़े ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें रानी है। मतलब हमें कोई अंदर कुछ नहीं पता था कि ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, अमृत को पिया अंगूठा चूसने की आदत होगी। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, और घर में जैसे हम बच्चे होते हैं शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा, पूरे घर में शोर मचा देते हैं, पूरे घर को जो शांत पड़ा होता है उसे शोर से भर देते हैं, आवाज़ से भर देते हैं, कितना आनंद आता है। अब आपको आंसर देने, कवि ने किलकारी किल्लोल मचाकर क्या किया था? उसने सूने घर को आबाद कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर घा आ जाएगा। नेक्स्ट है, कवि ने किससे कुल्ले किए थे? बताइए, जल से, दूध से, तेल से, छाछ से? दूध से किए थे। नेक्स्ट, कविता में चिथड़ों में कौन थी? गुड़िया थी, सहपाठी, रानी या सखी? अभी हमने पढ़ा था रानी थी। ठीक है, कवि को किसका ज्ञान नहीं था? बताओ, ऊपर नीचे का, ऊंच नीच का, अगल बगल का या धूप छाँव का? तो उसे ऊंच नीच का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि सब उसके लिए समान थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही है? पूरी कहानी किस पर है? बचपन की, है ना, बचपन पर भी तो सब कुछ है। अगला, अगर आप ऊपर वाला नहीं करते, ऐसे पेपर में भी आएगा, आप देख लेना कौन सा आपके लिए आसान है। ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला करना पड़ेगा। यह मुरझाया हुआ फूल है। देखो, कौन सी चीज़ मुरझाई हुई है? फूल। या फूल की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, फूल की बात हो रही है। इसका हृदय दुखाना मत।
फूल मुरझा गया है और कह रहा है कि अरे इसका दिल मत दुखाना। स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत। और ये कह रहा है इसकी पंखुड़ियाँ खुद बिखरती हैं, क्योंकि टूट के गिर जाता है, तो आप मत इसकी पंखुड़ियों को बिखराना। किसको बिखराने की बात कर रहा है? पंखुड़ियों को, है ना। फिर कह रहा है गुजरो अगर अगर इसके पास से निकल रहे हो, इसे चोट पहुंचाना मत। मुरझाया हुआ फूल है तो आप इसको चोट नहीं पहुंचाएंगे। जीवन की अंतिम घड़ियों में, अभी अंतिम है क्योंकि मुरझा रहा फिर मर जाएगा, देखो इसे रुलाना मत। आय हाय, इसको रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना। देखो कौन सी चीज़ टपकाने की बात हो रही है? बूंदे, और वो भी ठंडी ठंडी। ठीक है। जल ना जाए संतप्त हृदय, इसका जो हृदय वो जल ना जाए, शीतलता ला देना प्यारे। कौन सी बात कर रहे हैं? शीतलता की। ठीक है। अब देखो आपने कितने ध्यान से सुना है। हृदय को जलने से बचाने के लिए कभी, यहाँ कभी आएगा, किसकी जरूरत बता रहा है? शीतलता की। ये तो यही था, है ना। तो इसका आंसर घ आ गया। कभी अंतिम घड़ियों में क्या करने से मना कर रहा है? बताओ। अंतिम घड़ी है ना, उसमें क्या करने से मना कर रहा है? उठाने से, गिराने से, हंसने से, रुलाने से? रुलाने से मना कर रहा है। अभी पढ़ा था ना हमने, अंतिम घड़ियाँ, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। सबको ढूंढ के लिखना है आपको। आगे सुनो। और एक बात बताऊँ, आप जब पैसेज पढ़ते हैं ना, उसे आराम से दिल से पढ़ना और मन से और दिमाग से पढ़ना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बच्चे जल्दबाजी करते फिर वही आंसर में ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढो, मना नहीं है, कंफर्म करना जरूरी है, लेकिन पढ़ोगे ना ध्यान से, एक ही बार में आ जाएगा। नेक्स्ट है, कवि कैसी बूंदे टपकाने की बात कर रहा है? अभी हमने पढ़ा था ना ठंडी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कवि किसे ना बिखराने की बात कर रहा है? पंखुड़ियों की। अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। ध्यान से पढ़ने का मतलब समझ रहे हो ना, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो दोबारा चेक करके। कभी मुरझाया हुआ किसे कह रहा है? बताओ। फूल, है ना, शुरू में थी ना लाइन, फूलों को। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट हमारा हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं 16 नंबर का ये व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है। तो इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, केवल 4 प्रश्नों के। ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो सबसे अच्छे लगे ना, 4-5 दे रखे, कोई 4 करने हैं। और देखते हैं ग्रामर में आपको क्या आ रहा है। और ये जो आ रही है ना ग्रामर, आप इसे अच्छे से कर लेना। मैंने प्रत्यय और उपसर्ग के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी होगी, आप वो प्रत्यय उपसर्ग लिख के ए से स्टार्टर लिखेंगे, शायद वो आ जाए। अगर किसी को मिलते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, अपयश शब्द में उपसर्ग कौन है? देखो उपसर्ग आगे लगता है तो अप जमा यश, ये जो यश होता है ना, ये मूल शब्द होता है, तो अब इसका आंसर आ गया। ठीक है। अगर हमसे मूल शब्द पूछता तो हम यश बताते, पर ऑप्शन में तो था ही नहीं, मतलब कन्फ्यूज़न भी नहीं दिया आपको। अब कितना आसान है। नेक्स्ट कह रहा अधि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? देखो आप कहोगे सर ये भी हमें अधि लग रहा है, ये भी अधि लग रहा है, ये भी अधि लग रहा है। देखिए आप इसमें अधि को हटा दो तो का कोई मतलब होता नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे अधि को हटाएंगे तो कार का मतलब होता है, तो अधिकार आ गया। नेक्स्ट है फुस फुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो देखो फुस फुस आहट, तो आहट आ गया इसका। देखो जो प्रत्यय होते हैं ना वो पीछे लगते हैं, क्या लगते हैं? पीछे। इसका आंसर ग आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इत। इत प्रत्यय वाला शब्द आपको बताना है, तो आपको ये बताना है कि इत किस में पीछे की ओर लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर सम्मानित है ना, तो सम्मान जमा इत। ठीक है। तो सम्मान का मतलब होता है, इसलिए ये सही है। जबकि अबाध क्या होता है, प्रत्याश क्या होता है, तो ये बनेगा नहीं। तो यहाँ पर सम्मानित, और यहाँ तो का लगा, ये तो है ही नहीं, तो इसका क्या आएगा? गा। फिर नेक्स्ट है निराकरण शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो आपको यह मूल शब्द बताना है, पर यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो
हमें पता है किसके दे दिए हैं, उपसर्ग के दे दिए हैं। सुन रहे हैं मेरी बात। और पूछ लिया मूल शब्द है, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं उपसर्ग कौन सा है, तो ये हो गया आपका निर। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक बात आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मूल शब्द वाला है। अगर हम मूल शब्द सोचेंगे तो ये वर्ड गलत छप गया होगा, यहाँ पे आएगा निरपराध, तो फिर इसका आंसर अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है निर्देशानुसार जो बोला गया है। तो समास आपको बताना है कौन सा होगा। जैसे यहाँ लिखा है मानहीन, तो इसका मतलब होगा मान से हीन। जब से आ गया तो जिसमें कारक लग जाते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। तो ये मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है डियर स्टूडेंट्स, आप टर्म फर्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ग्रामर की हर चीज़ की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको, तत्पुरुष। फिर पीताम्बर है, पीताम्बर समस्त पद का सही विग्रह बताइए। तो पीला है जो अंबर, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। नेक्स्ट है आपका 4 पायों का समाहार, यानी कि 4 पाई। ठीक है, क्योंकि पायों मतलब जो उसके पाए होते हैं ना, पैर। ठीक है, तो क्या बन गई 4 पाई। अब द्वंद्व समास आपको बताना, द्वंद्व समास में डैश लगा होता है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, सही गलत, तो सही और गलत ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। यह समास विग्रह किस समास का, जिसमें 2 जो बातें होती हैं या 2 शब्द होते हैं, तीसरे के बारे में अगर बता रहे होते हैं ना, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यह जो 2 बातें हैं जैसे 10 और आनंद, तो वो तीसरे के बारे में बता रहे हो, रावण के बारे में, तो बहुब्रीहि समास होगा। अब नेक्स्ट है 4 प्रश्नों के आपको आंसर देने। सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताओ। जैसे बाजार नहीं जाती है, तो इसका अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो नहीं आ गया ना, और जब नहीं आ जाए तो उसे बोलते हैं निषेधवाचक। फिर एक काश रचना पुस्तक पढ़ती। ठीक है, तो यहाँ पर एक इच्छा की बात आ रही है। ठीक है, आप इसमें वाचक वाली बात नहीं करेंगे, यहाँ काश रचना पुस्तक पढ़ती, इच्छा की बात हो रही, तो इच्छावाचक पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। क्वेश्चन किसे पूछे हैं, क्या अनु घूमने गया, तो इस तरीके से इसका आंसर गा आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। ठीक है, मैं विद्यालय गया था, तो क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं विद्यालय क्यों गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया प्रश्नवाचक बनाना है। फिर नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञा में आपको आज्ञा देनी है, ऑर्डर देना है, तो आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, का। फिर कह रहा है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। 4 प्रश्नों के उत्तर देना बच्चों, आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रूपक अलंकार है। देखो, रूपक अलंकार वही होता है जिसमें रूप गुण दशा में अभेद हो जाए, जिसमें हम किसी चीज़ को मान लेते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक बच्चा कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, चांद और खिलौने में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वहाँ रूपक हो गया। जैसे आपने बोला आए महंत बसंत, आपने बसंत के मौसम को मेहमान बता दिया, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, तो वो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर का आंसर आएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे 2 अक्षर जो सेम आ जाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं यमक अलंकार, क्योंकि दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, आपका घ। क्लियर हो गया। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें 2 शब्द आते हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें मन का फेर। ठीक है, तो मन का और मन का दोनों अलग अलग है। एक मन का जो मोतियों में लगने वाला है, एक मन हमारा जो हमारा माइंड है, ठीक है ना, वो। तो 2 अगर आए, दोनों का मतलब अलग अलग हो, तो
उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका घ। कह रहे निम्नलिखित में तो उपमा अलंकार बताइए। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहाँ पे उपमेय में उपमान की, ठीक है ना, समानता बताने की कोशिश की जाती है। जहाँ पर सबसे आसान है कि अगर आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो जहाँ सा लिखा आ जाए, सरिस लिखा आ जाए, सम लिखा आ जाए, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका पीपर पात सरिस मन ढोला। ठीक है, नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार वो होता है जब वाक्य का पहला वर्ण जो है वो सेम आ जाए, जैसे क आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया आपका क आ गया। और 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर 2 बार आ रहा है तो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बरसत बारिश बूंद, तो यहाँ पर ब आ रहा है तो ये भी कौन सा अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इसका आंसर आपका गा भी हो सकता है। ठीक है, और नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, तो यहाँ पर स आ रहा है तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार हो सकता है। पर यहाँ पर बिल्कुल बोला है सही उदाहरण दीजिए, तो आपको देखना है यहाँ पे कू और कू ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है। तो सबसे बेस्ट फिर इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा क। ठीक है, तो हम इस का पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बा यहाँ पे आकर ना लगे, ऊ की मात्रा लग गई, तो क्योंकि सही उदाहरण बोला है ना, तो बेस्ट जो है ना फिर हमें ये देना पड़ेगा। अगर बेस्ट ना बोलते तो तीनों भी हो सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता। देखो शब्द में एक से अधिक आवृत्ति हो, एक शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो, शब्द की बात कर रहा तो वो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एक शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। और अभी तक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। बाकी पाठ्य पुस्तक जो भी अब रह गया है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening carefully. Take care, dear students.